हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको मेरी आवाज़ सुन के लग ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब चल रही है क्योंकि मौसम बदल चुका है और ठंड लग चुकी है। लेकिन परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक सीने से आवाज़ निकल रही है तब तक हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो बेसिकली होने वाली है वो न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ के ऊपर होने वाली है, जिसको हम आज अपने इस एपिसोड के साथ शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी देते चलूँ कि अब तक हम अपनी हीरोइक एज के अंदर क्या क्या देख चुके हैं। तो हमने हीरोइक एज की शुरुआत बेसिकली एक वन शॉट कॉमिक के साथ करी थी, जिसके अंदर अपने अपने सुपर हीरोज को देखा था कुछ कि वो इस हीरोइक एज के अंदर क्या कर रहे हैं और उनकी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। इसी के बाद मैंने एवेंजर्स का जो है नया टाइटल शुरू किया था आपके साथ, जो कि ब्रायन माइकल बेंडिस ने लिखना शुरू किया है और उसका पहला स्टोरी आर्क इसके पिछले एपिसोड के अंदर खत्म हुआ था। तो और इसका जो पहला स्टोरी आर्क था वो हम अभी खत्म कर चुके हैं, जो कि आपने आई होप के देख ही लिया होगा चैनल पे अब तक, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क था, जिसके अंदर हमने कैंग द कॉन्करर, टाइम ट्रैवल, फ्यूचर के एवेंजर्स, माइस्ट्रो हल्क, इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। लेकिन अब जैसा कि आप पूछेंगे कि ये न्यू एवेंजर्स का क्या मकसद है जब एवेंजर्स का एक टाइटल चल रहा है, तो अगर आपको याद होगा कि न्यू एवेंजर्स का टाइटल सबसे पहले शुरू तब किया गया था जब एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड के कॉमिक्स खत्म हुए थे और एवेंजर्स की टीम टूट गई थी। तो फिर जो नई एवेंजर्स की टीम बनी थी उसको न्यू एवेंजर्स कहा गया था। तो बेसिकली न्यू एवेंजर्स को दोबारा सब कंटिन्यू किया जाने वाला है, जिसके अंदर हम वो टीम देखेंगे जो कि सीक्रेट एवेंजर्स की टीम बन गई थी जब कैप्टन अमेरिका जो है मौत हो गई थी उनकी, सिविल वॉर का इवेंट हो चुका था और ये सारे एवेंजर्स छुप छुप के रह रहे थे। तो इस कॉमिक की सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी वो ये है कि इस वाले कॉमिक को अभी खुद ब्रायन माइकल बेंडिस ही लिख रहे हैं, जो कि एवेंजर्स की सीरीज को लिख रहे थे इस टाइम के ऊपर, और यही पूरे के पूरे स्टोरी के सागास को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो आपको जब ये कॉमिक पढ़ना हम शुरू करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एक ही स्टोरी के दो अलग अलग पहलू देख रहे हैं और वही कैरेक्टर्स आपको बार बार नजर आएंगे एक जगह पे, जो कि आपको दूसरे कॉमिक के अंदर आए थे। तो आज का जो पहला स्टोरी आर्क हमारा होने वाला है, इसको नाम दिया गया था पोजेशन करके, और इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी का एक जबरदस्त किस्म का पहलू हमारे साथ शेयर किया जाने वाला है और सारे के सारे न्यू एवेंजर्स उनका किस तरीके से साथ देते हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब क्या कर रहे हैं, ये कौन सी बातें मैं कर रहा हूँ, तो आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बेसिकली मार्वल कॉमिक्स की पूरी टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं, जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी और अब हम तकरीबन 2010 तक के कॉमिक्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप हमारी पूरी की पूरी टाइमलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको एक वीडियो मिलेगी स्पीड टाइगर मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन की। तो उसको देखने के बाद आप पूरे के पूरे मास्टर टाइमलाइन को हमारी समझ जाएंगे और हमारे नए कॉमिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम मार्वल कॉमिक्स का ऑसम और डेली डोज हमारे चैनल पे हासिल कर सकें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से ऑसम कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली होती है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। अब मैं आपको ये बात याद दिलाते हुए चलूं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को मैं सॉर्सरर सुप्रीम नहीं कह रहा हूँ, और उसकी वजह ये है क्योंकि इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है, बल्कि उनका मेंटल जो है वो डॉक्टर वुडो के पास जा चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंज आते हैं और कहते हैं कि डेमियन हेलस्टॉर्म, तो बताओ कि आखिरकार तुम कैसे हो आजकल। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो डेमियन हेलस्टॉर्म से मिलने के लिए आते हैं और वो कहता है कि थैंक्स फॉर द मीटिंग डॉक्टर स्ट्रेंज। तो वहीं से डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो डेमियन बोलता है कि हाँ मैं पहले से तो बेहतर ही हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं क्या तुम्हारी प्रॉब्लम मेंटल है या फिजिकल है। तो वहीं से वो बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम दरअसल मिस्टिकल है, जैसा कि आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपके एवेंजर्स साथियों को एक बार ये कहा था जब हमारी लड़ाई डोरमामू से हुई थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहीं से वो बोलता है कि मैंने उसी बारे में उनसे कहा था कि ये जो सारी की सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो मैजिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से पूरा का पूरा प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और शायद इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाए कि इसको हम रिपेयर ना कर सके। एक खतरनाक किस्म की डार्कनेस जो है वो हमारे इस वर्ल्ड को चीरते हुए हमारे करीब आते जा रही है, और इस वर्ल्ड के और उस वर्ल्ड के दरमियान के जो बैरियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, और ऑलरेडी इन बैरियर्स को क्रॉस करने की काफ़ी बार कोशिश की गई है। हमारे वर्ल्ड के अंदर इन्वेजन्स हो चुकी हैं। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि लेटली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ा अपने एस्ट्रल प्लेन के अंदर। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम लोग किसी किस्म के मुश्किल के अंदर मौजूद हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर वुडो के पास जाना चाहिए और अपने नोट्स को उनके साथ कंपेयर करके इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब सॉर्सरर सुप्रीम तो वही है ना। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिरकार वो कौन है जो यहाँ पे आया है और वो कैसे यहाँ पे पहुंचा है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगली बार डेमियन हेलस्टॉर्म बोलता है, ओ इसकी परवाह तुम मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पे कैसे आया, वो पोजेशन के जरिए आया। और अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे हेलस्टॉर्म जो है वो अचानक एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको किसी चीज ने यहाँ पे पोजेस कर लिया है, और ये कोई चीज वही चीज है जो कि हमारी इस यूनिवर्स में एंटर होने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह हम यहाँ से एवेंजर्स टावर न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं, और बेसिकली ये वही पैनल है जो कि बिल्कुल सीज के फौरन बाद था जब स्टीव रॉजर्स ने सारे के सारे एवेंजर्स और सुपर हीरोज को अपनी पार्टी के अंदर बुलाया था, सबको सेलिब्रेट करने के लिए इस हीरोइक एज को। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि आखिरकार इन सबका मकसद क्या है। तो स्टीव बोलते हैं कि लूक तुम कहना क्या चाहते हो।
तो वहीं से टोनी बोलता है कि मैंने कहा था ना, केज हमेशा से ऐसे ही कहेगा। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अवेंजर्स में रहो, तुम सब के सब। तो लूक बोलता है कि कम ऑन कैप्टन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मूव इन कर जाऊँ, जो तुम हमसे करने के लिए कहो हम वो करते रहें? तो स्टीव बोलते हैं कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। तो वहीं से लूक बोलता है कि देखो मैं समझ गया हूँ कि बात कैसी और तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन बस मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस तरह से किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकता हूँ और शायद मैं इसका हिस्सा बन के नहीं रह सकता हूँ। हम तुम्हारे पीछे उन जंगों को लड़ चुके हैं जो कि शायद हमने सोचा नहीं था कि हमें लड़नी पड़ेंगी, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब मुझे वो करने की जरूरत है जो कि मेरा दिल चाहेगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो जो कुछ भी था वो हमारे पीछे था। अब हमारे पास एक नया दिन, एक नया लेवल हमारे पास मौजूद है। हम जंग को जीत चुके हैं और बैटल खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास चॉइस है फैसला लेने की। तो इसलिए मैं तुमसे ये चूज करने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये करने पे मजबूर नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हें कोई मजबूर कर भी सकता है। तो वहीं से लूकेज एकदम खामोश चलकर कहता है, क्या यहाँ पे सिर्फ मेरा ही दिमाग खराब हो चुका है या फिर कैप्टन कुछ ऐसा साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो टोनी स्टार्क की मर्जी हमारे पर मनवाना चाहते हैं? तो पीटर बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि देखें कैप्टन, यहाँ पे लूक की बात में पॉइंट तो जरूर है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ आयरन फिस्ट कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे पास अब चॉइस है। मैं सच में तुम्हें कुछ भी चूज करने के ऊपर मजबूर नहीं करूंगा। तो वहीं से जेसिका जोन्स बोलती है कि हम यहाँ पे एक सिंबॉलिक गेस्चर की बात कर रहे हैं और आपसे ज्यादा बेहतर इस चीज को कौन जानेगा, आफ्टर ऑल आप कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं। तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि देखो लूक, मैं जानता हूँ कि इतने टाइम से तुम अपने आप को एवेंजर्स बुलवा रहे थे, लेकिन तब तुम एक बेसमेंट के अंदर छुपे हुए थे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का था या जो कोई भी वो किसी का भी घर था, और तुम अपने आप को एवेंजर्स कहलवा रहे थे। तो लूक बोलता है कि हमने अपने आप को एवेंजर्स इसलिए नहीं कहलवाया क्योंकि तुमने कहा था, बल्कि क्योंकि कैप्टन ने हमें एवेंजर्स बनाया था, इसलिए हमने अपने आप को एवेंजर्स कहलवाया था। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है, तो मेरा सवाल तुमसे यही है, क्या तुम दोबारा से एवेंजर बनना चाहते हो? तो वहीं से लूक बोलता है कि हाँ, एवेंजर्स बनना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन। तो वहीं से टोनी बोलता है लेकिन सब छोड़ो, मुझे $1 दो। तो वहीं से वो बोलता है लूक क्या मतलब? तो टोनी बोलता है कि मुझे $1 दो तुम। तो उस तरह देखते हैं लूक बोलता है कि मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है, मुझे माफ करना। लेकिन वहीं से अगले पल आयरन फिस्ट $1 निकाल के उसको देता है और कहता है कि ये लो। तो टोनी बोलता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि तुमने अभी न्यूली रेनोवेटेड एवेंजर्स मैंशन को जो है मुझसे खरीद लिया है। अब जाओ और जाके एवेंजर्स बनो और दुनिया को बचाओ। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे टोनी स्टार्क ने जो एवेंजर्स मैंशन था, जिसके अंदर ओरिजिनल एवेंजर्स की टीम काम किया करती थी, जो कि एवेंजर्स डिसेंबर के इवेंट के अंदर खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था, टोनी ने उसको दोबारा से बनवा दिया है। और बनवाने के बाद उसने लूक केज को सिर्फ $1 के अंदर उसको बेच दिया और ये कहा है कि लूक जाके वहां पे अपनी नई एवेंजर्स की टीम बना सकता है, उसको जिस तरीके से अपने एवेंजर्स को चलाना है वो चला सकता है। तो लूक बोलता है कि जरा एक मिनट, ये सब क्या है आखिरकार? तो वहीं से कैप्टन आकर उसके बाद सिर्फ बोलते हैं कि टोनी इस बात को जानता था कि तुम्हें हमारी टीम के अंदर शामिल होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होंगी, तो इसलिए हमने पहले से एक प्लान बी सोच के रखा था। तुम एवेंजर्स बनना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करो, तो इस चीज से ज्यादा खुशी मुझे कोई और चीज नहीं दे सकती है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, एवेंजर्स बनो और दुनिया को संभालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बात सुन के जेसिका जोन्स और लूक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कैप्टन ने उनको इतना ज्यादा ख्याल करा और उनको पूरा का पूरा एवेंजर्स मैंशन भेज दिया है। तो वहीं से लूक पूछता है कि ये बताओ कि आखिरकार हमारी टीम के अंदर कौन मौजूद है? तो वहीं से कैप्टन स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें अपनी टीम में चाहिए कौन? वैसे मैं तुम्हें थॉर और आयरन मैन नहीं देने वाला हूँ क्योंकि वो मेरी टीम में होने वाले हैं। तो इस तरह हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये न्यू एवेंजर्स की टीम बनेगी, जिसका जिक्र हमने पहले एवेंजर्स के कॉमिक्स में सुना ही था। और हम देखते हैं कि यहाँ सेंटम सेंक्टोरियम के अंदर यहाँ पे डॉक्टर वुड अपनी मेडिटेशन वगैरह कर ही रहे होते हैं, लेकिन अगले पल उनका भाई यहाँ पे उनको आके डिस्टर्ब करने लगता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल खामोश हो जाओ, मैं यहाँ पे किसी चीज के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहीं से उनका भाई बोलता है कि हमें जो है दूसरी चीज़ों का भी स्टडी करना होगा जो कि हमारी चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सॉर्सरर सुप्रीम बन चुके हो तो अपने हेरिटेज को छोड़ दो। तो डॉक्टर वुड उससे थोड़ी सी बहस करने लग जाते हैं, लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे जेरिको बोलता है कि जरा सामने की तरफ देखो, और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डेमियन हेलस्टॉर्म यहाँ पे आते हैं उससे मिलने के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि आखिरकार आप लोगों का यहाँ पे आना कैसे हुआ? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आ चुकी है, हमें आयो फागामोटो की जरूरत है सब कुछ देखने के लिए। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि इन्होंने ठीक कहा, तुम हमें तुरंत जो वो आयो फागामोटो दे दो। तो वहीं से डॉक्टर वुड समझ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैं यहाँ पे किससे बात कर रहा हूँ? आखिरकार वो कौन इतना ज्यादा शक्तिशाली जिसने मास्टर स्ट्रेंज की बॉडी के ऊपर पोजीशन हासिल कर ली है? और वहीं से हम देखते हैं कि उसका भाई बोलता है कि जेरिको तुम्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन वुड उसके सामने आके खड़ा होता है और बोलता है कि बताओ मुझे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी जो है अब वो एंटिटी अपने अंदर पोजेस कर चुकी है और हेलस्टॉर्म को भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल इंसान को कोई चीज अपने अंदर पोजेस कर ले और हेलस्टॉर्म जैसे खतरनाक किस्म के डीमन टाइप के इंसान को, तो कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से हम लोग सीधा एवेंजर्स मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ये लूक केज, डैनी यानी कि आयरन फिस्ट और उसकी वाइफ जेसिका जोन्स वगैरह अपना सारा का सारा फर्नीचर वगैरह लेके यहाँ पे आ रहे होते हैं। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं एवेंजर्स मैंशन को देख के, क्योंकि एक तरह से उनकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और ये सच में एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है। लेकिन अगले पल जब वो लोग एंटर हो रहे होते हैं तो सामने से वहाँ पे एक लेडी आती है और वो अपनी गन लेके कहती है कि बस वहीं पे रुक जाओ, मेरा नाम विक्टोरिया हैंड है और आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो?
तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाते चलूं कि विक्टोरिया हैंड बेसिकली वही लेडी है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की राइट हैंड लेडी बनी हुई थी, जो कि सारी की सारी हैमर वगैरह को संभाल रही थी और डार्क एवेंजर्स का भी ख्याल रख रही थी। तो वहीं से लूक बोलता है कि इस गन को फौरन से नीचे रखो यू क्रेजी वुमेन। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम तो नॉर्मन ऑसबॉर्न की सैटरडे नाइट पार्टी गर्ल हो ना, और हो भी क्या तुम। तो वहीं से कहती है कि बस बहुत हो गया, वहीं पे रुक जाओ, सैटरडे नाइट पार्टी स्क्रू यू, मैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हैमर रह चुकी हूँ लेडी, मैं जो शील्ड की कमांडर रह चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त तुम लोगों के लिए एक नोट मौजूद है। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि फौरन से इस बंदूक को नीचे रखो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ के रख दूंगा। लेकिन वहीं से वो बोलती है कि इस नोट को फौरन से लो, और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे वो उसको एक नोट पास करती है जिसको वहां पे लूक केज पढ़ता है, और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लूक केज के लिए एक नोट लिखा गया स्टीव रॉजर्स की तरफ से, और वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने विक्टोरिया हैंड को जो यहाँ पे एक सेकंड चांस दिया है। मतलब आपने ये सीरीज के आखिरी एपिसोड्स के अंदर देख ही लिया होगा कि किस तरह से स्टीव रॉजर्स से आगे बात करते हैं और वो बताते हैं कि वो कभी भी नॉर्मन ऑसबॉर्न के इस पूरे के पूरे फसाद का और झगड़ों का मसला नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो तो उस टीम को इसलिए ज्वाइन करा था ताकि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को हमेशा संभाल के रख सके। और इसलिए यहाँ पे स्टीव रॉजर्स लूक से इजाजत मांगना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उस औरत को जो एक सेकंड चांस दिया जाए और उसको इस टीम में तुम्हारे साथ भर्ती किया जाए। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि अगर सारी बातें ऐसी हैं तो तुम आखिरकार ये गन लेकर यहाँ पे क्यों आई हो। तो वहीं से वो बोलती है तो मैं इसके अलावा और करूँ भी क्या मैं तुम्हें यहाँ पे उड़ती हुई चुम्मी पास करूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर्स मौजूद नहीं हो, तुम लोग मुझ पर पहले इतना ज्यादा गुस्सा हो, तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे ना। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि लूक को गुस्सा आता है और अपनी थंडर क्लैप के जरिए उसको उठा के दूर फेंकता है और विक्टोरिया उड़ती हुई सीधा जो है वहाँ पे मेंशन के अंदर जाती है। तो वहीं से लूक केज पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा मसला क्या था जो कि तुमने नॉर्मन ऑसबॉर्न को फर्स्ट प्लेस के अंदर ज्वाइन करा प्रिंसेस। तो कहती है कि मैं सिर्फ दुनिया की मदद करने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं से लूक बोलता है कि अच्छा रियली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें थोड़ा सा भी तुम सफल हुई हो। तो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ इस बात को, ऑलरेडी मैं फिगर आउट कर ही चुकी हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई शुक्रिया नहीं है। चलो अब ये सारी की सारी चीजें करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब तुम समझ ही गए कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा है। उस तरफ देखते हैं कि विक्टोरिया वहां से बेसिकली आगे की तरफ चले जाती है उनसे सॉरी करते हुए, लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि जेसिका जोन्स पूछती है कि अब तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो। तो लूक केज यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और वो जेसिका बोलती है कि नहीं लूक ऐसा नहीं होने वाला है। तो लूक बोलता है कि यार यहाँ पे स्टीव रॉजर्स की बात है। तो जेसिका बोलती है कि उसने हमारे बच्चे के सर के ऊपर गन हेल्ड करके रखी हुई थी, मैं इसको अलाउ नहीं कर सकती उस टीम के अंदर। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो चुकी है जिसमें डॉक्टर वुडो के ऊपर खतरनाक किस्म के अटैक किए जा रहे हैं और उसका भाई डैनियल उसको यही बोल रहा था कि जेरिको तुम्हें भागना होगा, तुम इस जंग को नहीं जीत सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर वुडो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो कहते हैं कि मुझे अपने नाम बताओ डीमन, कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। तो वहीं से हेलस्टॉर्म बोलता है कि तुम फौरन से अपनी आई ऑफ आगामोटो हमें दे दो, वरना तुम्हारी ब्रदर की स्पिरिट को हम हमेशा के लिए तुमसे अलग करके रख देंगे। तो वहीं से वुडो बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम अपना नाम बताने के लिए बेसब्री से मरे जा रहे हो। लेकिन उसका भाई बार बार यही चिल्ला रहा होता है कि नहीं तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि उसके भाई के अंदर से दो अजीब गरीब स्पिरिट्स निकलती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही होती हैं। और उसका भाई चिल्लाता है कि नहीं तुम्हें यहाँ से भागना होगा जेरिको, तुम इनसे नहीं लड़ सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भागो। और अगले बार हम देखते हैं कि उसकी भाई की स्पिरिट के ऊपर वो लोग अटैक करके उसको टॉर्चर कर ही रहे होते हैं। लेकिन वहीं से ब्रदर वुडो अपनी स्टाफ को जमीन पे जोर से मारते हुए चिल्लाता है कि डैनियल तुम उनको जीतने नहीं दे सकते हो, तुम्हें उनके ऊपर काबू पाना ही होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे उसके भाई के स्पिरिट के साथ बहुत बुरी तरीके से वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसको तकरीबन खत्म ही हो चुकी होती है और ये देख के वुडो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि जो कुछ भी अब आगे होने वाला है उसके लिए हमें आई ऑफ आगामोटो की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। और इसी तरह अगले पल यहाँ से विक्टोरिया हैंड के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे कैफे में बैठ के कॉफी एंजॉय कर ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक केज और वुल्वरीन यहाँ पे आते हैं। अब बेसिकली ये दोनों यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि लूक केज इस बात को मेक श्योर करना चाहता है कि वो वाकई में अपने दिल से साफ हो चुकी है या फिर अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और वो इनकी टीम में आके इनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए लूक केज अपने साथ यहाँ पे वुल्वरीन को लेकर आया क्योंकि वो सूंघ के बता सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह करता है लूक केज, ताकि उसके मोटिव्स को जान सके, उसके इरादे जान सके और लोगों ने इस बात को पता लगा लेता है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है। और वहीं से लूक केज पूछता है कि आखिरकार तुम हमारे साथ काम करना क्यों चाहती हो। तो विक्टोरिया बोलती है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा शायद कोई और चॉइस भी बची नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना होती तो शायद मैं किसी जेल के अंदर सड़ रही होती, और वैसे भी जो गलतियां मैंने करी है उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही यही तरीका मुझे नजर आ रहा है जिसके जरिए मैं अपने नाम को साफ कर सकती हूँ। तो लूक पूछता है क्या वो झूठ बोल रही है। तो लोगन बोलता है नहीं बब, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। तो वहीं से लूक अगले पल अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है कि वेलकम टू द एवेंजर्स, तुम्हें एक सेकंड चांस दिया जा रहा है, तो उसको मैसअप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लूक बोलता है कि हाँ एक और बात, तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चे से प्लीज दूर रहना, वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। तो वो बोलती है कि हाँ वो तो मैं देख के समझ ही गई थी। तो वहीं से लोगन बोलता है कि तो अब बताओ कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो लूक बोलता है कि अब क्या, अब हम अपने बैंड को पुट टुगेदर करेंगे और देखेंगे कि हम कितने ज्यादा लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं और कितनों को नहीं।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो लोग एवेंजर्स मैंशन के अंदर एक मीटिंग अरेंज करी हुई है, जिसके अंदर लूक ने कुछ लोगों को बुलाया अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने फैंटास्टिक फोर के द थिंग को बुलाया हुआ है, मिस मार्वल को बुलाया हुआ है, जेसिका जोन्स को, स्पाइडरमैन को, हॉकाई को, मॉकिंगबर्ड को और वुल्वरीन को। तो आपने अगर अंदाजा लगाया होगा तो वुल्वरीन और स्पाइडरमैन ऑलरेडी एवेंजर्स की टीम का तो हिस्सा थे ही थे, लेकिन वो साथ साथ हमें न्यू एवेंजर्स के अंदर भी नजर आने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमिक्स के अंदर ये जो टाइम हुआ करता था 2008 से 2010 का, इसके अंदर वुल्वरीन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था टीवी के अंदर भी, क्योंकि उस वक्त एक्समैन की मूवीज रिलीज हुई थी, एक्समैन ओरिजिन की मूवी रिलीज हुई थी, वुल्वरीन ओरिजिन्स की मूवी रिलीज हुई थी, वुल्वरीन ओरिजिन्स का गेम रिलीज हुआ था और वुल्वरीन तकरीबन हर एक कॉमिक के अंदर नजर आ रहा था। तो इसलिए मार्वल का उस वक्त का ये फंडा था कि जिस किसी भी कॉमिक को शुरू कर रहे हैं वो उसके अंदर वुल्वरीन के कैरेक्टर को डाल दें और उनकी सेल्स फौरन से अप हो जाती थी। तो इसलिए वुल्वरीन हमें यहाँ पे एवेंजर्स में नजर आ रहा है, न्यू एवेंजर्स में नजर आ रहा है, एक्समैन में नजर आ रहा है, एक्स फोर्स में नजर आ रहा है, मतलब वुल्वरीन हमें हर तरफ नजर आने वाला है इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर। तो उसी तरह देखते हैं द थिंग बोलता है कि तुम मुझे एवेंजर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी टीम को, मतलब वो समझ रहे हो ना कि मेरी फैमिली की तरह है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलता है लूक केज, अरे नहीं यार, हम ये नहीं चाहते कि तुम एवेंजर्स में आओ तो अपने फैंटास्टिक फोर को छोड़ दो, हम बस चाहते हैं कि तुम जब वहां पे काम ना कर रहे हो तो तुम हमारे पास आके हैंग आउट करो। तो वहीं से लोगन बोलता है कि हे मैन, मैं तो एक्समैन के अंदर भी हूँ और 2 एवेंजर्स की टीम का हिस्सा भी हूँ, मल्टीटास्किंग वो मेरी म्यूटेंट पावर ही है। तो उसी तरह वो बोलता है द थिंग, चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब मैं वहां पे फारिग होऊंगा तो मैं तुम लोग की मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। और उसी तरह लूक उसको यहाँ पे वेलकम करता है अपनी एवेंजर्स की टीम के अंदर। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहां पे अचानक एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है और लूक जो हाथ उससे मिला रहा होता है, अचानक उसके हाथ के अंदर द आई ऑफ आगामोटो यहाँ पे आ जाती है और लूक उसको फौरन से अपने हाथ से फेंकता और कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज थी। तो वहीं पे सब अगले बार उसको देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं अरे यार, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज की आई ऑफ आगामोटो खोटो है ना। तो वहीं से स्पाइडर होता है कि आखिरकार ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गई, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि वेट, जहां तक मुझे याद है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं बल्कि डॉक्टर वुडो की है अब से। तो डैनी बोलता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रही है। तो अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और हेलस्टॉर्म आ जाते हैं और वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो मेरी तलाश कर रही थी, इसको मेरे पास भेजा गया था लेकिन ये तुम्हारे पास पहुंच गई है क्योंकि डॉक्टर वुडो अब मर चुके हैं। मैं जानता हूँ कि ये सच में एक बहुत ज्यादा टेरिबल न्यूज है, लेकिन लूक अब फौरन से इस आग को मेरे हवाले कर दो ताकि हम उसकी डेथ का जो है बदला ले सकें। तो वहीं से लूक केज बोलता है क्या तुम लोग को इस बारे में पता भी है कि वुडो की जान आखिरकार कहाँ पे ली गई जी, तो तुम लोग आखिरकार वहां पे थे भी कि नहीं। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले बार लोगन उनको सुन के पता लगा लेता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो लूक बोलता है कि मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ पे किससे बात कर रहा हूँ। तो वहीं से अगले बार डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं अपनी आंखें चमकाते हुए, तुम बात कर रहे हो इस डायमेंशन के नए रूलर से जो कि अब बहुत जल्द बन जाएगा तुम्हारी मदद के जरिए। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक केज जैसा कि उस आई ऑफ आगामोटो को पकड़ा होता है और अचानक जो वो आदमी है, जो कोई डीमन है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी के अंदर से घुसा हुआ है, वो डीमन जो है यहाँ पे लूक केज की बॉडी को भी पोजेस कर लेता है और लूक अचानक से एक बहुत ही बड़े जायंट के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड।